हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़े इश्क। और आप सुन रहे ईशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 23। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी से। सैम जो रोड के बीचों बीच बाइक पे बैठी हुई थी और उसे 10 से 15 गाड़ी ने घेर रखा था जो उसके गार्ड्स के थे। तभी एक कार वहाँ रुकती है और वो किसी को फेंक कर बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से निकल जाती है। सैम जो आंख बंद करके बाइक पे लेटे हुई थी, एक गार्ड्स खुद जाकर देखता है तो वो किसी लड़की की बॉडी थी। इधर राठौड़ विला में दिखाते शक्ति काम से वापस आ गई थी, पर वो खुद घबराई हुई लग रही थी। आशी और आयशा निक्की को लेकर हॉस्पिटल से आ गई थी। सारे लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। रात के करीब 1 बज रहा था। अर्नव जी भी वहीं बैठे हुए थे। आयशा, सैम का भी कॉल नहीं लग रहा है और इशिता ना जाने कहाँ है। निक्की बोलती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं इशिता के करीब आती और ना वो लोग इशिता को किडनैप करते। अर्नव जी गुस्से में कहते, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें बेटा। आयशा कहती है निक्की कुछ तो जानती होगी उनके बारे में। निक्की कहती है कुछ भी नहीं, वो मुझे कमांड कोड के ज़रिए देते थे। मुझे नहीं पता उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं इशिता के साथ रहना चाहती हूँ तो अपना होटल हमारे नाम कर दो, वो इशिता को कुछ नहीं करेंगे। अर्नव जी कहते, तुम्हें वो भरोसे वाले लोग लगते हैं। आयशा कहती है अंकल आप शांत हो जाइए। तन्वी जी, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ है। आशी कहती है माँ दी ठीक होगी। दी तो फाइटर है ना, उन्हें कोई नहीं मार सकता, ना ही उन्हें कोई भी कुछ कर सकता है। निक्की कहती है मेरा जी घबरा रहा है, मुझे ईशू के पास जाना है। आयशा कहती है रिलैक्स निक्की, कुछ नहीं होगा। आयशा की नज़र शक्ति पे जाती है जो कहीं किसी गहरी सोच में गुम बैठी हुई थी, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो सोचती है कि शायद शक्ति भी टेंशन में है। सारे न्यूज़ चैनल, सारे पुलिस स्टेशन में ये खबर फैल जाती है कि टॉप बिजनेस वूमेन इशिता राठौड़ हुई किडनैप। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। 1 घंटा ऐसे ही बैठने के बाद आयशा सबको कन्विंस करके रूम में सोने को भेज देती है। खुद सैम को कॉल करती है जिसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। सुबह 4 बजे सैम घर पे आती है जिसके साथ साथ काफ़ी गाड़ियाँ, मीडिया वाले, पुलिस वाले थे। ये हल्ला सुन के सब घर वाले बाहर आ जाते हैं। आयशा कहती है सैम ये सब क्या है। सैम जो चुपचाप खड़ी थी सिर्फ नीचे फ्लोर पे देख रही थी। आयशा उसके हाथ को पकड़ते हुए आयशा कहती सैम मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये मीडिया वाले क्यों आए। तभी कुछ आदमी वहाँ एक बॉडी रखते हैं जिस पे सफ़ेद कपड़ा था। सारे घर वाले उस बॉडी को देखने लगते। आयशा कहती है किसकी बॉडी है, किसकी है, बताओ तो सही। तन्वी जी जो थोड़ी हिम्मत करके कपड़ा हटाती है, उस शख्स का चेहरा देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। आयशा कहती है नहीं 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 सैम, ये एक सपना है ना, बोलो तुम, ये एक सपना ही है ना। सैम उसे गले लगाकर रोने लगती है। दोनों ही रो रहे थे। निक्की जो एक टक उस बॉडी को देख रही थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे उसमें शायद अब जान ही नहीं है। वो रोते हुए फ्लोर पर बैठ जाती है। आशी आती है और उसे संभालते हुए गले लगा लेती है। वहीं तन्वी जी जो शक्ति सोफ़े पर लेटा देती है और हल्का पानी छिड़क देती है। और वो जैसे ही उठती है भागकर उस बॉडी के पास जाती है और उससे चिपक कर तन्वी जी कहती है मैं मेरी इशी नहीं ये वो देखना आएगी और कहेगी मोम कॉफ़ी। वो इतना घबरा गई थी, उसको इतना रोना आ रहा था कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। देव जी उन्हें पकड़ते हुए संभालिए, इशी अब नहीं आएगी। तन्वी जी नहीं, वो आएगी। सैम आयशा से दूर होती है और तन्वी जी के पास जाकर सॉरी आंटी, मैं इशी को नहीं बचा पाई। वक्त रहते उसे ढूंढ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तन्वी जी उसे गले लगा लेती है। दोनों ही रो रहे थे। सैम गार्ड को इशारा करती है, सब बॉडी ले जाने लगते हैं। निक्की आशी से दूर होते हुए छोड़ो मुझे मेरे इशू के पास जाना है। आशी भाभी संभालो खुद को, वो वापस नहीं आने वाली। इधर आइलैंड पर हम देखते हैं ड्रैगो क्वीन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। किसने किया ये, मेरी इशिता की जान किसने ली। वो एक गार्ड का गला पकड़ते हुए बोलती है। शेडो क्वीन कहती है कि नया दुश्मन कौन पैदा हो गया। ड्रैगो कहती है पहले तो तुम इन मुफ्त की रोटी तोड़ने वालों को हटाओ। एक खबर ढंग से
नहीं लाते। शैडो क्वीन कहती है आपको ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आज ही आपकी सर्जरी हुई है। ड्रैगो क्वीन जो होती है वो गुस्से में कहती है ये मेरा सर फटा जा रहा है ये सोच सोच के कि किसने किया ये काम। ड्रैगो गुस्से में कहती है यहाँ मेरा सर फटा जा रहा है ये सोच सोच के कि किसने किया ये काम। शैडो क्वीन कहती है आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी कुर्सी खाली हो गई है। ड्रैगो क्वीन जो होती है गुस्से में कहती है तुम्हें ऐसा लगता है वो साला बुड्ढा किसी ना किसी को रख ही लेगा। शैडो क्वीन कहती है सबसे पहले तो इस बुड्ढे को रास्ते से हटा देना चाहिए। ड्रैगो सोचने लगती है, सोचने वाली बात यह है कि अगर उन्हें इशिता को मारना ही था तो उसे 12 घंटे बाद ही क्यों मारा। शैडो क्वीन कहती है शायद उन्हें इशिता से कुछ चाहिए होगा। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। आयशा और सैम अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने सारे आदमी जुटा देते हैं पर कोई भी खबर नहीं मिलती। निक्की को दी जाती है नेक्स्ट माफिया को उनकी जिम्मेदारी और इधर बिजनेस संभाल रही थी हमारी आशी। वो अपना ड्रीम अपनी इशी दी के ड्रीम के लिए छोड़ देती है। बात आती है इन 1 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। शादी हो गई थी शक्ति और आशी की, पर आशी रहती थी मीटिंग में बिज़ी और शक्ति बिज़ी थी सर्जरी में। वही हाल था आयशा और सैम का। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी पर दोनों ही परेशान रहते थे। तन्वी जी अपने बाकी बच्चों की खातिर खुश रहने का नाटक कर रही थी। वो अपने काम में अपने दर्द को छुपा लेती थी। निक्की जो अब बिल्कुल शांत सी रहने लगी थी, ना किसी से बोलना ना किसी से कुछ कहना। सुबह माफिया पैलेस जाती और वो देर रात को वापस आती थी। अब उसके जो आंसू थे वो भी सूख चुके थे, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लग गए थे। ना जाने कब से वो ठीक से सोई नहीं है। उसको देखकर कोई भी ये बोल सकता था कि काफ़ी टाइम से वो रातों में सोई नहीं थी। निक्की जिसे सुबह में उठा ही नहीं जा रहा था, शायद वीकनेस की वजह से और नींद पूरी ना होने के कारण। तन्वी जी कमरे में आती है। वो देखती है कि निक्की उठने की कोशिश कर रही है पर उठ नहीं पा रही है। वो उठाने में उसकी मदद करती है। वो निक्की को दवाई देती है। निक्की दवाई लेकर फ्रेश होती है। इस बीच एक बार भी निक्की तन्वी जी से नहीं बोली थी। वो जल्दी से रेडी होकर एक कैफ़े में जाती है। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी। वहाँ कोई ख़ास आदमी आने वाला था। वो ब्रेस्टेड सूट पिंक कलर का पहनी हुई थी। वो वीआईपी टेबल में बैठी हुई थी जो कॉर्नर साइड में था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ कान में पड़ती है। व्हाट वुड यू लाइक डू ऑर्डर मैम। वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखती है। वो एक लड़की थी, फेस पे मास्क, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। उसे ये पर्सनैलिटी जानी पहचानी सी लगती है। वेटर ऑर्डर मैम। निक्की बोलती इशू। वेटर सॉरी मैम आई कांट हेयर व्हाट यू से। निक्की कहती इशू तुम ही हो ना। वेटर कहती है सॉरी मैम पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। निक्की को भी लगता है कि शायद उसे गलतफहमी ही हुई होगी। आखिर अगर वो उसकी इशू होती तो उसे पहचान ना लेती। वो चुपचाप ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तभी उसके कान में फिर से जानी पहचानी सी आवाज़ आती है, हाय अभिषेक। निक्की उस तरफ देखती है तो वही वेटर लड़की थी, किसी लड़के को गले लगा रही थी। उस लड़की का चेहरा तो दिख नहीं रहा था पर अचानक से निक्की का हार्ट बीट जो होता है वो बहुत तेज़ी से पंप करने लगता, बहुत तेज़ी से हार्ट बीट तेज़ हो जाती उसकी। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी मैनेजर उस वेटर को आवाज़ लगाता है, सत्या। निक्की उस वेटर को देख ही रही थी। वो जैसे ही पलटती है निक्की की आंखें नम हो जाती है। वो बिना पलके झपकाए बस उसे ही देख रही थी। मैनेजर, सत्या ये ऑर्डर जाकर मैम को दो। सत्या कहती है ओके सर। उस लड़की का एक्चुअली में जो नाम था ना वेटर का वो था सत्या। सत्या ऑर्डर लेकर निक्की के पास आती है और उसके टेबल पे रखकर एंजॉय और कॉफ़ी मैम। सत्या जाने लगती है तो निक्की उसका हाथ पकड़ लेती है। निक्की कहती इशू प्लीज़ आप मजाक मत करो, आई रियली लव यू। सत्या उसका हाथ झटक देती है और उसे फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है या तो आप पागल हो या आप मुझे पागल बना रहे हो। निक्की कहती है क्यों कर रही हो इशू। सत्या कहती है ये इशू कौन है। मैं इशू नहीं सत्या हूँ, सत्या चौबे। 2 साल से काम कर रही हूँ यहीं पर। निक्की कहती तुम सच में मुझे नहीं जानती। सत्या कहती नहीं मैं नहीं जानती। निक्की उसका हाथ अपने सर पे रखकर ठीक है अब कहो कि तुम मुझे नहीं जानती, अब कहो कि तुम मुझसे
प्यार नहीं करती। सत्या, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं प्यार करूँगी, वो भी सेम जेंडर से। मेरा दिमाग ख़राब है क्या? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या जो मैं ऐसा करूँगी? सत्या अपना हाथ उसी समय खींच लेती है और ट्रे उठाकर चली जाती है। निक्की जो सिर्फ अपनी नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। निक्की कहती है, तुम सच में मेरी ईशू नहीं हो सकती। मेरी ईशू मुझसे बहुत प्यार करती है। निक्की बिल पे करके वहाँ से चली जाती है। वो अब और रुकना नहीं चाहती थी। उसके आंसू फिर से बहने लगते हैं। वो अपने कार के पास जाती है और कुछ ना खाने की वजह से और वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो जाती है अपनी कार के पास। मैनेजर आता है गुस्से से, बाहर से भीड़ हटाओ, गेट के पास ही भीड़ लगा दिया है। मैनेजर चिल्ला के बोलता है। सत्या कहती, ओके सर। सत्या सबको साइड करते हुए बाहर जाती है तो निक्की उसे बेहोश दिखती है। वो उसे उठाकर कैफ़े में लाती है। कैफ़े के ऊपर कुछ खाली कमरा था जहाँ वो रेंट लेकर रहती थी। उस कमरे में वो निक्की को बेड पे सुलाती है। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था। एक बेड, एक स्टडी टेबल, एक अटैच लेड बाथ था, बस इतना ही था। सत्या उसे कंबल उड़ाती है तो निक्की के सर पे हाथ रखती है जिसे बुखार था। वो पट्टी करती है और फिर काम करने चली जाती है। शाम को जब वो कमरे में आती है तब तक निक्की सो रही थी। निक्की नींद में ही मुस्कुरा रही थी। इतने दिनों बाद इशिता की खुशबू उसे इस घर में महसूस हो रही थी। वो बस फील कर रही थी और अपने दिल को तसल्ली करवा रही थी कि अब इशिता आ गई है। सो गाइस, आज का जो पार्ट है मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। यार कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो कर दो। ये तो कर सकते हो ना आप लोग। मैं इतना अपना टाइम निकाल के आप लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ तो कम से कम इतनी वैल्यू कर लो यार। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई हो अब जो आगे जितने भी पार्ट आएंगे ना वो और भी ज़्यादा ट्विस्ट वाले आएंगे। मज़ा आएगा पार्ट को सुनने में आप लोगों को। तो चले मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।